एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडाशय एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, अर्थात अंडाशय को हम एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फीमेल गोनेड्स के रूप में अंडाशय को जाना जाता है और यह एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में होता है। फीमेल गोनेड्स के रूप में अंडाशय को जाना जाता है और यह एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग से तात्पर्य क्या है? ये दो काम करते हैं, एक तो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ओवम का निर्माण करते हैं, और दूसरी बात ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करते हैं। अगर हम देखें तो ह्यूमन में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है जो उदर गुहा के निचले हिस्से में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होती है। इसकी ओरिजिन मेसोडर्म्स के द्वारा होती है। इसकी कुछ सेल्स ऐसी होती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है, जैसे कि फॉलिकल सेल्स, टिका कोशिकाएं और कार्पस ल्यूटियम। एक बात थोड़ी सी ध्यान में रखने योग्य ये है कि सामान्य तौर पर जो ओवरी होती है वो बाल्यावस्था तक निष्क्रिय होती है और लगभग 8 वर्ष के पश्चात जो पीयूष ग्रंथि होती है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का स्रावन करना शुरू कर देती है। और जैसे ही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का स्रावन शुरू होता है तो जो ओवरी है वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर देखिए 11 से 13 वर्ष तक जो ओवरी है पूरी तरह से एक्टिव होती है और यहाँ पर ये अपने फंक्शन को स्टार्ट करती है। तो हम उसके तरफ ना जाते हुए हम बात करते हैं कि ओवरी के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है और उन हार्मोन्स के क्या कार्य हैं, उनकी एब्नॉर्मलिटी क्या है। तो हमने ओवरी के बारे में जाना, अब हम जानते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो देखिए ओवरी के द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। सबसे फर्स्ट है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है रिलैक्सिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की। सामान्य तौर पर यह हार्मोन 11 से 13 वर्ष की उम्र में स्रावित होना शुरू होता है तथा 45 से 52 वर्ष की उम्र तक ये लगातार स्रावित होते रहता है। यह ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। यह ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। अब इसका काम क्या होता है? अगर हम एस्ट्रोजन के काम की बात करें तो जो काम एंड्रोजेंस के होते हैं वही कार्य फीमेल में एस्ट्रोजन के होते हैं, अर्थात यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करने में मदद करता है। फीमेल के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको निर्धारित करने में ये मदद करता है, जैसे कि आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास, प्यूबिक हेयर्स का निर्माण, ठीक है। इन सारी चीजों को जो है निर्धारित करने का कार्य जो है एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। द्वितीय लैंगिक लक्षणों के साथ साथ फीमेल में जो जनन अंग होते हैं उनके विकास को भी प्रेरित करने का कार्य इस हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लैंगिक परिपक्वता को निर्धारित करने का कार्य इस हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जनन अंगों के विकास को भी ये प्रेरित करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ यह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रारंभ करने का कार्य भी एस्ट्रोजेंस के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य रूप से कार्य क्या है? मुख्य रूप से कार्य ये है कि यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है और ओवम के फॉर्मेशन में सहायता करता है। ठीक है, अगर मान के चलिए इस हार्मोन्स की कमी या अधिकता हो जाए तो क्या होगा? भाई इस हार्मोन्स की कमी या अधिकता हो जाए तो क्या होगा? भाई सीधी सी बात है कि अगर इस हार्मोन्स की कमी हो जाए तब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होगा। ठीक है, और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होगा तो बहुत ज्यादा अगर इसका की कमी हो जाए, इस हार्मोन्स की कमी हो जाए, तब ऐसी अवस्था में जो फीमेल है वह बंधित हो सकती है। ठीक है, बंधित हो सकती है। चलिए अगर मान के चलो इस हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो इस हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो बाल्यावस्था से ही दिखाई देना शुरू हो गए, जल्दी ही दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अगर मान के चलिए और ज्यादा सिक्रेशन हो जाए
तब ऐसी अवस्था में ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो लैंगिक जो परिपक्व होता है वो जल्दी आ जाता है। तो ये इसकी कमी या अधिकता से होने वाले नुकसान। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन। तो दूसरा हार्मोन कौन सा है? दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, अब इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करें तो यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम अस्थायी संरचना होती है। यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है और ओवुलेशन के पश्चात ओवरी के अंदर ही कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस हार्मोन का जो मुख्य रूप से कार्य होता है वह गर्भाशय को विसर्जित अंडे को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना होता है। अर्थात जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जायगोट बनता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ओवरी यूटेरस को प्रेरित करने का कार्य इस हार्मोन का होता है। इसके अलावा अगर मान के चलिए गर्भाधान हो जाए तब ऐसी अवस्था में यह प्लेसेंटा को बनाए रखने में सहायता करता है। प्लेसेंटा को बनाए रखने में प्लेसेंटा क्या होता है? गर्भाशय और जो विकसित होने वाला जो चाइल्ड होता है उसके बीच में जो एक संबंध होता है उस संबंध को जो है प्लेसेंटा कहा जाता है, अवल कहा जाता है, अपरा कहा जाता है। इसके अलावा गर्भाधान के पश्चात मेमेली ग्लैंड्स के विकास को प्रेरित करने का कार्य भी इस हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। अगर मान के चलिए गर्भाधान ना हो, गर्भधारण ना हो, तब ऐसी अवस्था में कार्पस ल्यूटियम कैसा हो जाता है? नष्ट हो जाता है और उसके साथ ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कार्य भी समाप्त हो जाते हैं और सामान्य मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन की। तो रिलैक्सिन हार्मोन की बात करने से पहले एक बार पुनः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की तरफ आते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के काम आपको समझ में आ जाएंगे। क्या काम हो रहा है? यह कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हो रहा है। ठीक है, गर्भाशय को फर्टिलाइज्ड एग को ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्लेसेंटा को बनाए रखने में सहायता कर रहा है, साथ ही मेमेली ग्लैंड्स के ब्रेस्ट के विकास को प्रेरित करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर मान के चलिए यहां पर तीसरा जो हार्मोन है वो हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम दिनों में स्रावित होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन जो है यह गर्भावस्था के अंतिम दिनों में स्रावित होता है और यह हार्मोन अंडाशय, प्लेसेंटा व गर्भाशय की दीवार की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तीन जगह से स्रावित हो रहा है, अंडाशय, प्लेसेंटा व गर्भाशय की दीवार की कोशिकाओं के द्वारा यह हार्मोन स्रावित हो रहा है। अब कार्य क्या होते हैं? इस हार्मोन्स का मुख्य रूप से कार्य है प्रसव को आसान बनाना। प्रसव को आसान बनाने का कार्य इस हार्मोन्स का है। यह गर्भावस्था में शिशु के बड़े होने के साथ जो सोनी मेखला होता है, पेल्विक गर्डिल होती है, उसकी प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को लचकदार बनाकर फैला देता है, जिसे वेजाइनल पैसेज जो है वो ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिससे कि प्रसव में आसानी होती है। तो मुख्य रूप से रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है? प्रसव को आसान बनाना। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर मान के चलिए रिलैक्सिन हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो, रिलैक्सिन हार्मोन्स की अगर अधिकता हो जाए तो क्या हो सकता है? अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो गर्भपात हो सकता है। ठीक है, वहीं पर अगर मान के चलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो, भाई प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तब ऐसी अवस्था में जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल से अधिक बड़े हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल से अधिक बड़े हो सकते हैं और उनमें असमय मिल्क का सिक्रेशन हो सकता है। तो आपने आज ओवरी को एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में देखा, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को देखा और साथ ही उनके एबनॉर्मलिटीज से होने वाले कंडीशंस को आपने देखा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, बायोलॉजी एक्स्ट्रा के साथ बने रहिए। नमस्कार।